जो बच्चे आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं जी, ख़ासतौर से जेईई और आईआईटी की, तो इन बच्चों का क्या उद्देश्य रहता है? क्या वो चाहते हैं वाकई कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें, या वो अपने पेरेंट्स के दबाव में ऐसा करते हैं, या अनिच्छा से करते हैं? अब आप बताइए कि एक इमेच्योर बच्चे के हाथ में इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल और लैपटॉप है, क्या वो पढ़ेगा? यूज़ और मिसयूज़ की बात हो जाती है। एग्जैक्टली उसको तो आपने भी 9th किया है, मैंने भी 9th किया है। अपन लोग उस समय ऐसा होता था कि हाँ, थोड़ा सा प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है तो पढ़ रहे हैं। अब इनके पास तो क्या है कि इंटरटेनमेंट आपने हाथ में ही पकड़ा दी। हाँ, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पूरे टाइम उस पर पढ़ाई कर रहा है? कुछ देशों ने तो 16 साल के बच्चों तक के लिए मोबाइल पे बैन कर दिया। एडटेक एजुकेशन, बिल्कुल। मोबाइल, यूट्यूब बैन कर दिया। बैन कर दिया वाकई। मतलब मैं तो क्योंकि वहाँ पर इसके जो दुरुपयोग की है, बिल्कुल सीमाएं सारी टूट चुकी हैं। सर, हमारे यहाँ भी टूट चुकी है। आप क्या समझ रहे हैं भारत में? ये तो हमारे यहाँ पेरेंट्स भी जिम्मेदार है ना सर। सर बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। राजेश भाई, एक बात मतलब दुख के साथ बोलूंगा जी। कि आजकल के जो पेरेंट्स आ रहे हैं, पता है उनका पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि सर हमने इसको बोल दिया है कि ज़्यादा लोड नहीं लेना, अपने नॉर्मल वे में जो हो जाए वो कर लेना। तो भाई साहब, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई है, ये बिना लोड लिए नहीं हो सकती। हाँ। अब उसके पिताजी ही वहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि लोड नहीं लेना है। आप बताइए वो क्यों लोड लेगा? मैं ये सोच के भाई साहब दुखी हो जाता हूँ कि ये जनरेशन 10 साल बाद जब बड़ी हो जाएगी तो ये क्या करेगी? इसमें जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स कितने जिम्मेदार हैं और बच्चे कितने सर जिम्मेदार हैं? सिस्टम पूरा जिम्मेदार है। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स सब जिम्मेदार है। जैसे एक बच्चे ने बोल दिया कि अरे डैड मैं तो यूट्यूब पे देख रहा था। अरे आप मना करो ना कि जी, एक जब बात तेरे और पास सर इस- है, जब तेरे पास सर है तो यूट्यूब से क्यों समस्या हल कर रहा है? बिल्कुल अब सही। पेरेंट्स ये कहने लग गए हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको फ्रीडम दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, आप और बिल्कुल- उसके कारण कई परिवार लगातार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि अखबार में एक न्यूज़ आ गई कि साहब परीक्षा के दबाव में नीट के बच्चे ने फंदा लगाया। हाँ, ये डर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आया है पेरेंट्स के ऊपर, इस कारण से वो दबाव नहीं बना पा रहे। वरना आपका और मेरा अपना बचपन अपने को याद है। हम शायद जिस रूम में पिताजी बैठे रहते थे उधर से निकलते भी नहीं। बिल्कुल। ये एक रिस्पेक्ट भी था, एक डर भी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ और मैं हूं राजेश राठौर। शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल कर लेता है तो वो देश और दुनिया में नाम कमा सकता है, और फिर वो भले ही छोटी सी जगह का हो या कहीं बड़ी जगह का, ये मायने नहीं रखता। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो एक कस्बाई इलाके शाजापुर से इंदौर आकर पढ़ाई की, और अब न केवल दूसरे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं बल्कि अपने जीवन के कर्तव्य को भी निभा रहे हैं। ऐसे जीकेआर सर यानी कि गिरजेश राठौर जी से आज हम आपकी बात कराते हैं या मिलवाते हैं, या यूँ कहें कि उनसे उन मुद्दों पर हम बात करते हैं जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इस समय उनकी आवश्यकता है उन मुद्दों पर बात करने की। गिरजेश सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आपने अपने जीवन की शुरुआत की, क्योंकि जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं शायद उनको भी ये पता नहीं होगा कि शाजापुर जैसी छोटी जगह में आपने अपने करियर में जो छलांग लगाई, वहाँ से निकल कर इंदौर आए। लेकिन जो शाजापुर में जो आपने संघर्ष किया पढ़ाई के लिए या बाकी सुविधाओं के लिए, उसके बारे में बताइए। सर ऐसा था कि मैं स्कूल टाइम से ही थोड़ा पढ़ने में तो होशियारी था और पढ़ाई में ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखता था। और स्पेशली हम लोग के समय तो 9th में सब्जेक्ट लेने का सिस्टम था जी 10+2 सिस्टम नहीं होता था। हाँ, 11th के बिल्कुल। बाद कॉलेज में आ जाते थे। जी जी तो हमने 9th से ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लिया था। जी और उसी समय से मैं फिजिक्स से बहुत अट्रैक्टेड रहता था। फिजिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था। जी पर बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग तो सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे, पर फिर भी वहाँ उस समय शिक्षा, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी मिली हम लोगों को। जो टीचर उस समय मिलते थे, अच्छा, एक ज़माना था जब सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छे टीचर हुआ बहुत करते अच्छी टीम, बिल्कुल। तो मैं उनसे पढ़ा और उनसे बहुत कुछ चीज़ें पर्सनली सीखने को मिली। फिर था क्या कि मेरे फादर भी टीचर ही थे, तो शायद वो चीज़ ये कह सकते हैं कि जीन्स में ही थी कि एक्सप्लेनेशन या पढ़ाना। जी। तो
जब मैं कॉलेज में आया तो एक तरह से ये होता था कि मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। अच्छा, हाँ, मैं अपने दोस्तों को बिठा के कॉलेज की पढ़ाई भी आपने शाहजहाँपुर से किया। मेरा ग्रेजुएशन शाहजहाँपुर से है। जी। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यहाँ DAVV डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं यहाँ से फिजिक्स। अरे वाह। इंदौर डिपार्टमेंट से। तो वो मैंने बाद में किया था PG तो, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन शाहजहाँपुर का ही है। तो वहाँ कॉलेज में ये होता था राजेश भाई कि मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। और एक बार का मैं छोटा सा पैसे लेते थे क्या? नहीं, वो तो दोस्ती में पढ़ाता था। एक वाकया छोटा सा ये है कि कई बार तो ये होता था कि मेरी पूरी की पूरी क्लास कॉलेज में सामने बैठ जाती थी। अच्छा। और मैं बाकायदा बोर्ड पे पढ़ाता था। अच्छा। हाँ, तो एक बार एक नए प्रोफेसर ट्रांसफर होकर शाहजहाँपुर आए और मैं क्लास ले रहा था। सब बच्चे शांति से बैठे, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। वो बाहर रुक गए थोड़ी देर। अच्छा। उनको लगा शायद कोई टीचर पढ़ा रहा है। क्लास चल रही है और वो जब खत्म होगी तो फिर मैं जाऊंगा। अब 2-4 मिनट तो वो थोड़ा साइड में खड़े रहे, मेरा भी ध्यान नहीं गया कि बाहर सर खड़े। फिर वो एकदम अंदर आए और उन्होंने नॉक किया। मैंने कहा हाँ सर आइए, और मैं खुद जाके स्टूडेंट्स में बैठ गया। तो वो बहुत आश्चर्य किया उन्होंने कि यार इतने साइलेंस से तुमको सुन रहे थे सब बच्चे। हाँ। तो ये मेरा एक पढ़ाने का शौक वहीं से था। फिर हुआ ये कि जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमारे ये बात सही है कि उस जमाने में छोटे शहरों में उतनी सुविधाएं होती नहीं थी। MSc वगैरह तो वहाँ पे था भी नहीं। हाँ बिल्कुल। वहाँ कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही सारी चीज़ें थी। उस समय कुछ ऐसे सरकमटेंसेस बने कि हम बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे। तो ये था कि भाई यहीं रह के कुछ करना है या UPSC वगैरह की तैयारी करना है। उस समय ऐसा होता था, आपको भी ध्यान होगा कि जो भी कॉलेज क्लास में स्कूल में थोड़े पढ़ने में अच्छे बच्चे होते थे, उनको एक चीज़ दिमाग में बिठाई जाती थी कि भाई तुमको UPSC PSC MPPSC की तैयारी करना है। अब उसके लिए ये है कि साहब आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, और चूंकि मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा भाई था। अच्छा। मतलब मेरे ग्रेजुएट होते तक तो पिताजी रिटायर हो गए थे। अच्छा। तो फिर ये था कि यार अब अगर पढ़ना है तो अपने को कुछ करते हुए ही पढ़ना है। बिल्कुल। तो वो जो शौक था कॉलेज में एक, वो फिर धीरे धीरे प्रोफेशन बन गया। वहाँ हमारे शाहजहाँपुर कॉलेज में मैंने BSc की क्लासेस शुरू की थी। अच्छा। तो वो मैं BSc करके निकला और BSc वालों की क्लासेस शुरू कर दी थी। और आप यकीन मानिए कि पहले ही साल में मेरे पास अराउंड 100 स्टूडेंट पढ़ने आते थे। अच्छा। शाहजहाँपुर में ऐसा ये क्रम चला मेरा 92, 93, 94, 95 4 साल मैंने वहाँ BSc की क्लास चलाई। फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा आसमान छोटा पड़ रहा है ये थोड़ी बड़ी उड़ान ली जाए। तो फिर 96 में कुछ ऐसे योग बने, मैं इंदौर शिफ्ट हुआ। इंदौर आने के बाद आपने आगे की पढ़ाई की जी, और उसके बाद कोचिंग क्लास कब से स्टार्ट की? सर मैं सुबह जब इंदौर आया तो सर वो तो डेफिनेटली एक बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम था। अच्छा। एक छोटे से गैरेज पोर्शन में रहते थे। हाँ। और सुबह 9 से 5:30 में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स UTD अपनी MSc करने के लिए जाता था। अच्छा। और शाम को मैं कुछ घर में होम ट्यूशंस पढ़ाता था अपना मेंटेनेंस निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे करके मैंने वहाँ से MSc किया। पर चूंकि मेरे को एक एडवांटेज था कि मैं 3-4 साल BSc पढ़ा के आया था फिजिक्स जी। तो मैं बाकी बच्चों से वैसे ही बहुत आगे था। जब मैं वहाँ MSc कर रहा था तो बड़ी आसानी से मेरा गोल्ड मेडल हो गया वहाँ पे। हाँ। जो मैंने किया। और शाम को मैं होम ट्यूशंस पढ़ाता था। 2000 के आसपास जब मुझे लगा कि नहीं यार अब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने को थोड़ा करना पड़ेगा, और मैं फिजिक्स में MSc कर चुका था। तो यहाँ पे कभी आपको ध्यान हो, एक IIT की क्लास होती थी गुप्ता ट्यूटोरियल्स। हाँ, गुप्ता ट्यूटोरियल्स बहुत नाम हाँ, उस समय काफ़ी था वो। तो मैंने उनके साथ फिर अपना पढ़ाने का शुरू किया, और बस जब से फिर मैं 2000 के बाद से ही IIT के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जो बच्चे आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं जी, खासतौर से JEE और IIT की, तो इन बच्चों का क्या उद्देश्य रहता है? क्या वो चाहते हैं वाकई कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें, या वो अपने पेरेंट्स के दबाव में ऐसा करते हैं, या अनिच्छा से करते हैं? ये बहुत 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 बढ़िया सवाल किया राजेश भाई आपने। मतलब मैं चाहता था कि ये सवाल पूछा जाए। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो अब लगभग 3 दशक हो गए पढ़ाते हुए। डेफिनेटली अब है ना, मतलब हर 10-10 साल को अगर मैं अलग डिवाइड करूं राजेश भाई, तो ये मानते हैं अपन भी कि हाँ जनरेशन चेंज होती है। पर जो 98, 99, 2000 के समय 2004-5 तक भी जो बच्चे आते थे वो बहुत फोकस बच्चे होते थे। वो एक टारगेट लेके आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि ये डिटोरिएशन 2010-12 के बाद शुरू हुआ। हाँ। और कोविड के बाद तो भाई साहब मतलब
बिल्कुल ही मामला गड़बड़ हो गया। वो क्या ऑनलाइन जो पढ़ाई चालू हुई उसके कारण गड़बड़ हुआ? भाई साहब बिल्कुल, यही एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं जो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो टीनेजर्स हैं। हाँ, मतलब वो 11, 12 11, या 12 12 पास वाला हाँ। बच्चा आता है, वो सब टीनेजर्स बच्चे हैं। अब टीनेजर बच्चों को मैं बोलता हूँ हाईली इन्फ्लेमेबल एज, हम्म, क्योंकि आप और मैं भी उस हाँ। उम्र से गुजरे हैं। उस समय उनमें उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। अब आप बताइए कि एक इमेच्योर बच्चे के हाथ में इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल और लैपटॉप है, क्या वो पढ़ेगा? यूज और मिसयूज की बात हो जाती है। एग्जैक्टली। जैसे एक मेच्योर बच्चा है, अब वो ग्रेजुएट हो चुका है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लो ग्रेजुएशन के बाद, तो उसको मालूम है कि मैं इस लैपटॉप पे पढ़ने बैठा हूँ। हम्म, लेकिन भाई साहब 9, 10, 11, 12 का बच्चा पढ़ने नहीं बैठा है। हम्म, उसको तो आपने भी 9th किया है, मैंने भी 9th किया है। अपन लोग उस समय ऐसा होता था कि हाँ थोड़ा सा प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है तो पढ़ रहे हैं। अब इनके पास तो क्या है कि इंटरटेनमेंट आपने हाथ में ही पकड़ा दिया। हाँ, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पूरे टाइम उस पर पढ़ाई कर रहा है? बिल्कुल। इंटरनेट कनेक्टेड है। मतलब अभी आपने सुना होगा कुछ देशों ने तो 16 साल के बच्चों तक के लिए मोबाइल बैन, पे हाँ, मोबाइल पे बैन कर दिया। एडटेक एजुकेशन, बिल्कुल। मोबाइल, यूट्यूब बैन कर दिया है। बैन कर दिया वाकई। मतलब मैं तो क्योंकि वहां पर इसके जो दुरुपयोग किए बिल्कुल सीमाएं सारी टूट चुकी है। सर, हमारे यहाँ भी टूट चुकी है। आप क्या समझ रहे हैं भारत में? तो हमारे यहाँ पेरेंट्स भी जिम्मेदार है ना सर। सर बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मतलब मैं बिल्कुल तल्खी से ये बात बोलूंगा कि अरे सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी। जैसे जब भी कोई बच्चा मेरे यहाँ एडमिशन लेता है हाँ, तो इनिशियली पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को साथ लाते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, उनकी इनिशियल काउंसलिंग होती है, मीटिंग होती है कि भाई इसका क्या एम है, क्या करना है। राजेश भाई एक बात मतलब दुख के साथ बोलूंगा जी। कि आजकल के जो पेरेंट्स आ रहे हैं, पता है उनका पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि सर हमने इसको बोल दिया है कि ज़्यादा लोड नहीं लेना, अपने नॉर्मल वे में जो हो जाए वो कर लेना। तो भाई साहब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE है, ये बिना लोड लिए नहीं हो सकती। हाँ, अब उसके पिताजी ही वहां पे उसको बोल रहे हैं कि लोड नहीं लेना है। हाँ। आप बताइए वो क्यों लोड लेगा? तो इनिशियली मैं तो यही मानता हूं कि इस पूरे में ठीक है, बच्चा दोषी इसलिए नहीं कह सकते कि वो तो इमेच्योर बच्चा है, हाँ, लेकिन पेरेंट्स तो मेच्योर है ना, हमारी गवर्नमेंट तो मेच्योर है ना। इनको समझना चाहिए। मैं भाई साहब ना बाय हार्ट टीचर हूँ। मैं एक सही मतलब एक बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज हमारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स का पूरे वर्ल्ड में नाम है। बिल्कुल। IITians, इंडियन IITians, ये वो कई जगह के बड़े बड़े CEO बने बैठे हैं। भाई साहब ये वो बच्चे हैं जो 95 से 2010 के बीच में पढ़े हैं। बिल्कुल। वो जमाना अलग था और वो बच्चे अभी दुनिया में राज कर रहे हैं। मैं ये सोच के भाई साहब दुखी हो जाता हूँ कि ये जनरेशन 10 साल बाद जब बड़ी हो जाएगी तो ये क्या करेगी? बिल्कुल। ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है पढ़ने में। मतलब पढ़ाई से तो बहुत दूर हो गए बच्चे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स कितने जिम्मेदार हैं और बच्चे कितने सर जिम्मेदार हैं? सिस्टम पूरा जिम्मेदार है। एजुकेशन सिस्टम, हाँ, स्कूल के टीचर्स, हाँ। पेरेंट्स, सब जिम्मेदार है। एक बात बताइए, आज जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं, भाई आप मुझे पर्सनली जानते हैं इसलिए आपने इस विषय पे मुझे यहाँ बुलाया और अपन बात कर रहे हैं। जी। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल सकता है, कोई भी चैनल बना के डाल देगा। अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो यूट्यूब पर जो पढ़ा रहा है वो ऑथेंटिक है? एक शिक्षक होने के नाते आपको इस बात का दुख नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज कम होने की हो रहा है और मिसयूज ज्यादा हो रहा है? भाई साहब यूज नहीं, मिसयूज ही हो रहा है तो इसका सोशल हम मीडिया यूज तो कर सकते हैं सर अच्छे से। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करते हैं। हम जैसे कोई भी हमारे एक बैच बनता है तो हम पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जी। और मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, असाइनमेंट, एक्स्ट्रा क्लास, ये वो दोनों ग्रुप पे डालता हूँ। भाई साहब कई बार कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि अरे सर हम देखना ही भूल गए। मतलब उनके पास व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करके दूसरी 25 चीजें देखने का समय है, तो जहां इसका यूज है हाँ, वो नहीं हो रहा, वो देख नहीं रहे, वो देख ही नहीं रहे। अरे भैया आप एक बार देख लोगे कि असाइनमेंट आया पेरेंट्स था। गॉसिप का जो है जरूर देख लेंगे वो तो पेरेंट्स गेम जरूर खेलते रहेंगे, वो सब कर लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं ये नहीं देखते। बिल्कुल। और दूसरा सर, जैसे एक बच्चे ने बोल दिया कि अरे डैड मैं तो यूट्यूब पे देख रहा था। अरे आप मना करो ना कि अच्छा, एक जब बात तेरे और पास सर है, जब तेरे पास सर हाँ। है तो यूट्यूब से क्यों समस्या हल कर रहा है? दूसरा में आपको नहीं, वो बच्चा यूट्यूब पे कुछ और देखता है, पिताजी आ जाते हैं तो वो बोलता है कि मैं पढ़ाई एग्जैक्टली सब्जेक्ट से ये बिल्कुल related सही चीज़ बात, देख बिल्कुल रहा सही हूँ। बात पकड़ लिया। एक बात जो महत्वपूर्ण सामने आती है कि जब बच्चे डाइवर्ट होते हैं तो पेरेंट्स ये कह देते हैं
अब बच्चे हमारी नहीं सुनते। बिल्कुल बिल्कुल अब सही। पेरेंट्स ये कहने लग गए हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको फ्रीडम दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, आप और उसके कारण कई परिवार लगातार बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। इसमें जैसे एक पॉइंट मैं ये भी आपको जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा है ना, आज की जनरेशन के पेरेंट्स में एक फियर फैक्टर आ गया है। वो फियर कहाँ से आया है कि एक एक दो दो बच्चे रहते हैं, हाँ, या तो सिंगल चाइल्ड है, एक बच्चा है, सिंगल फैमिली भी रहती है। हाँ सिंगल फैमिली, सिंगल चाइल्ड, दादा दादी भी नहीं है उसके हाँ, पास, वो समझते ही नहीं है। हाँ, और उन्होंने क्या देखा कि अखबार में एक न्यूज़ आ गई कि साहब परीक्षा के दबाव में नीट के बच्चे ने फंदा लगाया। हाँ, ये डर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आया है पेरेंट्स के ऊपर, इस कारण से वो दबाव नहीं बना पा रहे। वरना आपको, आपका और मेरा अपना बचपन अपने को याद है, हम शायद जिस रूम में पिताजी बैठे रहते थे उधर से निकलते भी नहीं थे। बिल्कुल। ये एक रिस्पेक्ट भी था, एक डर भी था। हाँ, वो खत्म हो गया इस जनरेशन में। और कहीं ना कहीं भाई साहब, अगर आपको उस बच्चे को आगे बढ़ाना है, वो डर वापस लाना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है कि सामाजिक स्तर पे भी पेरेंट्स के बाद में सामाजिक स्तर पर बात आती है कि कोई भी समाज शिक्षा के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करता है। बिल्कुल नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं कर रहा है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ समाज को, सरकार को, पेरेंट्स को, सबको अब एक बोल्ड इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे कि भैया अंडर 18 हमारे यहाँ के बच्चे इंटरनेट से दूर रहे। यदि इसी तरह से एजुकेशन का सिस्टम चलता रहा, बच्चे डाइवर्ट होते गए और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला वक्त आपको क्या लगता है? सर बहुत डेंजरस है, मतलब अलार्मिंग है जी। और हमें बहुत जल्दी सचेत हो जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि मैं 3 दशक से पढ़ा रहा हूँ, 3 दशक जी। से भी ज़्यादा हो गया है। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, डिटोरेशन अभी 10 साल में आया है। कोविड के बाद तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया। उसमें हमारे एडटेक एजुकेशन, और सर एक और, हाँ आपने छेड़ा है तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ आपको पढ़ाते हुए टीचर्स के वीडियो भेजूंगा जी। आपको खुद को लगेगा कि ये एजुकेशन है। आपको लगेगा देख के, ये स्टैंडर्ड है, ये एजुकेशन है, ये तरीका है कोई बात समझाने का। हम मानते हैं कि टीचर्स एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, लेकिन आप वो जब एग्जाम्पल सुनोगे ना भाई साहब, आपको लगेगा ये मतलब पूर्ण रूप से फूहड़ता परोसी जा रही है। अच्छा। हाँ, और वो बच्चा उसको पसंद कर रहा है। उनके आप व्यूज देखोगे तो 1-1 मिलियन व्यूज दिखेंगे, उसी कारण, क्योंकि वो फूहड़ एग्जाम्पल आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे जैसे जो टीचर है वो देख के दुखी होते हैं कि यार ये कहाँ ले जा आप रहे हैं। सिंसियर होके पढ़ाई कराते हैं सिर्फ। बिल्कुल सर, वही होना चाहिए, वही। अच्छा एक बात बताइए, मैं ऑनलाइन एजुकेशन को कई बार पेरेंट्स को ये भी बताता हूँ कि जैसे अपने यहाँ आदिकाल में ऐसा कहते हैं कि संत लोग तो अपने टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाते थे। तो भाई साहब भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। हाँ, क्यों आए उज्जैन पढ़ने? बिल्कुल। वो तो वहीं मथुरा में बैठ के कनेक्ट हो जाते हैं संदीपनी गुरु से, हाँ, और ले लेते ज्ञान। यहाँ आए संदीपनी। हाँ, वो ऑनलाइन पढ़ लेते उस जमाने में, द्वापर युग में। उनको आना पड़ा कि नहीं। हाँ। तो शिक्षा भाई साहब गुरु के पास जाकर ही प्राप्त की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और एक और चीज जोड़ूंगा यहाँ पे, आजकल की जो जनरेशन है भाई साहब, ये 5G जनरेशन है। इनको है ना सब कुछ यूं चाहिए। अब तो 6G भी आने वाला। हाँ, मतलब 6G। इन बच्चों को क्या चाहिए, अगर कोई चीज जैसे रगड़ के सीखनी पड़ रही है, वो इनको पसंद नहीं है। इनको कोई एक चूर्ण बता दो, एक फार्मूला बता दो, तो भाई साहब साइंस ऐसा नहीं है। आप जब तक ब्रेन को चर्न नहीं करेंगे, आप जब तक बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप महारत हासिल नहीं कर सकते। स्टूडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स, वैसे स्टूडेंट होता है बिल्कुल, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉयज़ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या गर्ल्स ज़्यादा ध्यान देती हैं? सर पहले की बात है, पहले हमारे समय में भी ऐसा होता था कि नहीं, लड़कियां सिंसियर है। हाँ। वो प्रॉपर नोट्स बनाती हैं। हाँ। और बिल्कुल बस उनको, और लड़कों के पास तो थोड़े से और भी दूसरे मस्तीबाजी के काम कम होते थे। लेकिन भाई साहब ये डिफरेंस भी खत्म हो गया है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आप इक्वली दोनों को, मतलब जो अपन कॉमन जेंडर में स्टूडेंट्स बोलते हैं, हाँ। आप स्टूडेंट्स ही कहिए, अब छात्र छात्राएं नहीं बचे। मतलब दोनों ही जो है, हाँ, वो पढ़ना नहीं सर चाहते। ये दौर ही ऐसा आ गया है, दोनों ही नहीं पढ़ना मैं क्या चाहते। कह रहा हूँ, इसमें मैं उन बच्चों का दोष नहीं मानता। फिर किसका दोष सर? भाई साहब एक तो सामाजिक व्यवस्थाओं का। हाँ। हमारे जो आपने कहा कि अब एक पेरेंट्स रह गए हैं, कोई हाँ। बंदिश नहीं है। हाँ। कोई कुछ नहीं। अच्छा दूसरी चीज क्या हो रहा है कि भाई पिताजी भी थके आ रहे हैं ऑफिस से घर आए, उनके पास भी समय नहीं है पूछने का। तो फिर माताजी की जवाबदारी है क्या? सर मतलब माताजी मोबाइल लेके बैठी है। और फिर जब सर बच्चा आपके वहाँ पर कोचिंग पर जो है
कई पेरेंट्स आते होंगे, हमारा बच्चे ने तो बहुत मेहनत की और इसका बिल्कुल, बिल्कुल। सिलेक्शन नहीं हुआ और ये पास नहीं हुआ, और क्या सर क्या पढ़ाते हो सर, कितना मेहनत करता था, और ये तब आपके क्या भाई साहब, सवाल उठता है आपके मन में? सवाल ये उठता है भाई साहब, मैं एक बहुत फनी भाई में कि बोलता मम्मी को हूँ। आप ये बोलते हो कि आप मोबाइल देखती रहती हो और पिताजी थके आ रहे घर आते हैं, भाई इसलिए साहब, मैं पूछते आपको इसी साल का एक एग्जांपल देता हूँ कि हाँ। यार हम तो सोचते हैं कि चलो रिफाइनमेंट होना चाहिए, हाँ। हमने पिछले साल जो किया वो इस साल उससे और बेहतर करें, बच्चों का बेटरमेंट करें। जी। मैं दिन भर निरंतर सुधार में लगा रहता हूँ। मैंने इस बार पेरेंट्स, जितने भी 11th क्लास के पेरेंट्स के एडमिशन दिए जिन बच्चों को, हर पेरेंट से मैंने एक कंडीशन डाली थी कि आप महीने में एक बार मुझसे आके मिलेंगे। जी। ऐसा नहीं कि आप बच्चा सौंप गए, फीस जमा कर गए और फिर और आप फ्री गायब हो हो गए। गए। हाँ, आपको एक नहीं, फिर वो जवाबदारी बच्चा लेना जब पड़ेगी। सिलेक्ट नहीं होता तब जरूर तब सवाल तब करने मिलने आते हैं। आओगे, तब तब पूछने सवाल आओगे, करने आते तब हैं। पूछने आएंगे। तो मैंने कहा कि आप महीने में एक बार मुझसे आके मिलेंगे ताकि एक कोऑर्डिनेशन बने आपका मेरा। भाई मुझे क्या चाहिए मैं आपको बताऊं, आप घर पे क्या देखते हो वो आप मुझे कम्युनिकेट करें चीजें लाके। भाई साहब, आज मेरे को अप्रैल में मैंने बेस्ट शुरू किया था, अगस्त आ गया, 4 महीने हो गए, जी। कोई नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हार्डली 2 पेरेंट्स भी मिलने नहीं आए। तो इसका मतलब तो फिर सीधा हो गया कि पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मतलब पता नहीं क्या चाह रहे पढ़ाना हैं। नहीं चाहते हैं, औपचारिकता कर हाँ, रहे हैं। और एक और चीज हो रही है, बच्चों की संख्या भी कम होती जा रही है पढ़ने। अब जैसे कई बार अपन लोग सुनते हैं हाँ। कि भैया कंपटीशन बढ़ गई है। हाँ। मैं सब बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, कंपटीशन घट गई है, अच्छा, भीड़ बढ़ गई है। भीड़ बढ़ गई है। जो बस रियल वो, जो रियल कॉम्पिटिटर है, जो पढ़ रहा है, हाँ, उनकी संख्या तो बहुत कम हो गई कोचिंग है। या कॉलेज में एडमिशन कराना है बस, और बाकी समय मस्ती करना है। बिल्कुल। और एक तो और ये भी बताना है कि सोसाइटी में कि हमारा बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, फलानी फलानी कोचिंग में जा रहा है। अरे उससे नहीं ये होगा। शौक तो मदर को सोशल मीडिया पर बताने का ज्यादा रहता है। बिल्कुल रहता है ऐसा। है ना? अब मैं सीधे नहीं बोलना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट वो लोग भी देखेंगी। नहीं, अच्छा, ये एक नहीं, सवाल। कुछ मदर बहुत सिंसियर होती है। हाँ। मतलब कुछ मदर्स को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो उनके मतलब हस्बैंड की भी नहीं सुनती है इस मामले में, कि भाई साहब ये सर मैं इस मामले में कि नहीं बच्चा है, मतलब तो सर उनको रिजल्ट मिलता है। उनको रिजल्ट मिलता है। अगर वो ऐसा है, अगर वो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भाई साहब क्या है, आप ये समझिए कि जैसे ही कोई नया फोन आता है तो वो एडवांस होता है। तो ये हमारे बाद की जनरेशन है, ये एडवांस जनरेशन है। ये जो आधुनिक पेरेंट्स अपने बच्चों का कैरियर खराब करने पर तुले हैं, तो इन बच्चों को पढ़ाते समय आपको इस तरह की कई बातें सामने आती होगी। वो ये है कि बच्चे को पेरेंट्स खुद कहते हैं कि आप शराब पियो, उनके बर्थडे पार्टी पब में होती है, उनके पेरेंट्स का पहनावा लाइफस्टाइल पाश्चात्य संस्कृति से भरपूर होती है, सामाजिक संस्कार और संस्कृति का कहीं कोई दर्शन होता नहीं है। बिल्कुल, इस बारे में आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल, मतलब ये तो एक मेरे को कठिन स्थिति में डाल दिया आपने सवाल नहीं, में। बोलना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि क्योंकि सर जिस शाजापुर से कस्बाई इलाके से आप इंदौर महानगर में आके आपने एक अपना न केवल स्थान बनाया बल्कि एक एजुकेशन के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं उसके में अपनी पूरी लगभग आधी जिंदगी आपने खपा दी है। 3 दशक से पढ़ा रहे हैं, मजाक नहीं है, बहुत गंभीर मामला है कि आपको इस बारे में आज यदि आपने भी नहीं बोला तो जैसे हम पेरेंट्स और समाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वैसे मैं आपको भी जिम्मेदार ठहराऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे आपने ये जो पॉइंट रेज किया, ये अपने आप में एक पॉइंट है जी, जो आपने रेज कर दिया है कि वास्तव में जो हम डिटोरिएशन देख रहे हैं, हाँ दिस इज वन ऑफ द रीजन। जी, ये उसमें एक बड़ा कारण है। हाँ, क्योंकि क्या होता है भाई साहब, जैसे हमारा भी बचपन गुजरा है, हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था को देखते थे। मतलब हमारे यहाँ तो भाई साहब ये होता था, या आपने भी ऐसा देखा होगा, मुझे अच्छे से याद है, शायद मैं 11वीं 12वीं क्लास में होगा, 85-86 सन की बात है। एक बार मैं एक दोस्त के साथ पापा को पान की दुकान पे खड़ा दिख गया था। अच्छा, शाम को घर जाके क्या हुआ होगा आप समझ गए। अच्छी कुटाई हो गई। हाँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो मतलब उस जमाने में इस तरह की चीजें थी कि आप पान की दुकान पे खड़े भी नहीं हो सकते। और आज क्या हो रहा है, आज पेरेंट्स क्लब में बच्चे को अपने साथ ले जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो आपने बोला वो सब टेबल पे जमा हुआ है। हाँ, अब कैसे आप क्या क्या बंदिश तो लगाएंगे? बच्चा जब रात को पब जाएगा तो सुबह आपकी क्लास में कैसे आएगा? आपके साथ क्लब जा रहा है वो। नहीं, आपकी क्लास में कैसे आएगा फिर? वो तो भाई साहब भगवान ही मालिक है। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे पहले हमारे जब एक और मैं क्या हो रहा है, मैं रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को पिछले से और आज से। सर, हमारे टाइम ये होता था कि साहब सर आए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स आपको दकियानुसी भी कह सकते हैं।
बिल्कुल बोलेंगे, अरे बोलते ही हैं। और मैं भाई साहब देखिए, अपने देश के बच्चों के लिए मैं ये तमगा लेने को तैयार हूँ, ये आरोप में झेलने को तैयार हूँ। आप बोलो दकियानुसी बोलो, बट एजुकेशन का जो तरीका है, जो पढ़ाई जो आप सीखना चाहते हो, उसको तो मतलब आदर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगी। जो मैं आपको जोड़ रहा था यहाँ पे कि जैसे पहले हमारे ज़माने में ये होता था कि जो मैथ्स वाले टीचर हैं उन्होंने 2 सवाल 3 सवाल करके दिखा दिए और पूरी एक्सरसाइज आपको दे दी कि इसको घर से आप करके लाइए। मैं रिसेंटली 4 दिन पहले का उदाहरण बताता हूँ राजेश भाई आपको, मतलब दुखी हो गया मैं जी। एक जैसे सवाल मैंने 8 बोर्ड पे बच्चों को करके दिखाए, एक जैसे, एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, बिल्कुल 8 क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन वो नहीं कर पाए। ओह, ये हाल है हमारे यहाँ पे आज। और तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की। भाई साहब आईआईटी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन एशिया, नॉट इन इंडिया। मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे आईआईटीएंस का बहुत नाम है, बहुत रिस्पेक्ट है। सैकड़ों हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद जीवन में 2 पल बहुत महत्वपूर्ण आए होंगे आपके। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त सुखद पल होगा जो आपकी अभी तक की ज़िंदगी में यादगार होगा, और कोई एक ऐसा पल होगा जो दुखद होगा, जो कोई घटना या स्टूडेंट से बात करते समय या पढ़ाई के दौरान या कहीं उस समय बात आई होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों सुखद और दुखद पल। जरूर राजेश भाई, क्या होता है जैसे कि मैं इंदौर आया, एक बिल्कुल ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से यहाँ आया जी, और अपने आप को बिल्ड करने लगे। अपना जो भगवान ने जो भी, माँ भगवती राजराजेश्वरी का मैं भक्त हूँ, तो उनकी कृपा से जो भी मैं प्राप्त करना चाहता था वो धीरे धीरे करता गया। यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता। हाँ, संघर्ष तो भाई साहब अपन सब, हाँ। आप सब अपन यहाँ संघर्ष के बाद ही बैठ पाए हैं। वो तो अपन लोगों को अगर चांदी की प्लेट में मिला होता तो शायद अपन इतनी बात नहीं कर पाते। हाँ। तो वो संघर्ष तो एक है ही अपने जीवन का हिस्सा। हाँ। लेकिन उस समय ये हुआ भाई साहब कि जैसे मैं आईआईटी के लिए पढ़ाने लगा, हाँ। है ना, क्योंकि जब खुद अपन पढ़ते थे तब तो आईआईटी किस चिड़िया का नाम है मालूम भी नहीं था। हाँ। अब फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, परिवार में जो जैसे मेरे बड़े भाई का बच्चा है, मेरे कजिन का बच्चा है, जब ये बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हुए, अच्छा, तो वो मतलब जैसे क्या हर साल मेरे बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, पर जब घर के बच्चे सिलेक्ट हुए, वैसे तो मेरे लिए सारे बच्चे घर के हैं, पर जैसे अब अपने घर का बच्चा एक निकल के जब आईआईटी सिलेक्ट हुआ, तो वो मेरे ख्याल से जीवन के खुशी का सबसे सुखद और खुशी पल थे। जब उनका आईआईटी का मैंने कार्ड देखा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, अपन ने खुद तो कुछ किया ही किया, पर ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई घर परिवार में। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा दुखद पल जो आप पूछ रहे हो, मैंने जो रिसेंट बातचीत की आपसे, वो हर रोज दुखद पल है कि मेरी जनरेशन खराब हो रही है। रोज दुखद पल है। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ और उन सब भाई साहब आजकल है ना, पढ़ाने में वो आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे हम क्या, हम तो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पीपुल पे फॉर देयर हॉबी, बिल्कुल राइट, एंड आई एम पेड फॉर माई हॉबी। बिल्कुल, टीचिंग मेरी हॉबी है। हाँ, और मुझे इसका पैसा भी मिलता है। पैसा भी मिलता है। तो वो हॉबी आपको कब अच्छी लगेगी? जब आप उसको आनंद ले रहे हैं, जब आप उसका मजा ले रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए, हाँ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ाया जा सकता। पर अब आजकल अच्छा शिक्षक तो ऐसा नहीं कर पर भाई साहब आजकल मुझे ये लगने लगा है कि यार वो आनंद चला गया क्लास में से। क्योंकि आनंद ये होता है कि आपने इधर से कोई चीज दी और बच्चे को एक ब्राइट फेस दिखाई दिया, हाँ, तो आपको लगता है कि आनंद है। यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज और जोड़ दूं मैं आपके साथ कि होता है क्या है भाई साहब, जैसे हमारी जनरेशन ने एक आदमी को अमिताभ बच्चन बना दिया, हाँ, और वो आज भी अमिताभ बच्चन है। आज भी वो जहाँ खड़े हो जाए अपन लोग सोचते हैं लाइन वहीं से शुरू होगी। बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं, ये जो जनरेशन आज आप देख रहे हो 15-20 साल वाले जो बच्चे, इस जनरेशन का कोई भी अमिताभ बच्चन नहीं होगा। इनको कोई किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू नहीं है इनको किसी चीज की। उनको ये नहीं लगता है कि अरे हम यार 25-30 साल के अनुभवी जीकेआर सर से पढ़ रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे पहले अपने उसमें होता था कि अरे यार ये फलाने सर मेरे को पढ़ा दे बस, तो अपन वैसा सोचते थे। खत्म सर, ये सारी चीजें खत्म कर दी इस जनरेशन। स्टूडेंट गुरु को गुरु मानने को तैयार नहीं है। मानेंगे भी तो वो आपको आर्टिफिशियल लगेगा कि नहीं यार ये दिल से नहीं मान रहा है गुरु। अच्छा। जैसे 2004 का मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। मेरा एक स्टूडेंट है मयंक जैन, उसका नाम भी लूँगा मैं। वो अभी आयरलैंड में सेटल्ड है। अच्छा। भाई साहब हर साल वो जिद करता है कि आप आइए मेरे यहाँ, और आपका आना जाना मैं सब अरेंज करूँगा, आप मेरे यहाँ आइए। बस समस्या ये होती है कि उधर जो यूरोप में जुलाई का सेशन जाने के लिए उचित होता है, और हमारा जुलाई में नया सेशन शुरू हो जाता है अप्रैल से, तो हम उसमें लगे रहते हैं। तो वो 10-15 दिन में नहीं निकाल पा रहा हूँ। पर मैं बता रहा हूँ कि पहले बच्चे ऐसे जुड़ते थे। जुड़ते थे। अब तो सर ये चीज़ें लगभग समाप्त हो गई है।
अभी आपने देखा है कि GKR सर यानी गिरजेश जी राठौर ने किस तरह से शिक्षा के वर्तमान हालात, पेरेंट्स की जवाबदारी, सामाजिक जवाबदारी और स्टूडेंट की जवाबदारी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। वाकई आपने बहुत सही कहा है कि ये वाला समय बहुत ख़तरनाक दौर गुजर रहा है, जिस समय बच्चे पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यदि यही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कई परिवारों में जो है बच्चे करियर अपना नहीं बना पाएंगे। अगली बार फिर हम एक और हस्ती से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।